तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गेन पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर के बेसिक्स और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। ये नेटवर्क का दूसरा लेक्चर है और इससे पहले मैंने एक लेक्चर बता दिया है। उसके अंदर मैंने पावर, एनर्जी, वोल्टेज, करंट, चार्ज इन सबको कवर कर लिया है और रजिस्टर को भी। अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप जा करके उसे देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट मैं आपको बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या कहता है कि अगर आप आर को ज़ीरो कर दें। आर को ज़ीरो करने का मतलब क्या है, एक बैटरी हो, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे। अब इन दोनों को उठाइए और मिला दीजिए आपस में। अब इन दोनों को आपस में मिलाने से क्या होगा, ये हो जाएंगे शॉर्ट। अब ये शॉर्ट हो गए तो इससे क्या होगा, अब ये शॉर्ट हो गए तो आर हो गया ज़ीरो। आर ज़ीरो हो गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि अगर मान लीजिए ये 12 वोल्ट की बैटरी थी तो ये 12 वोल्ट प्लस का होगा। ये अगर हम रेफरेंस ज़ीरो मान के चलें तो ये ज़ीरो होगा। इन दोनों के बीच में ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस 12 होगा। लेकिन जब भी हमने शॉर्ट किया तो ये क्या कहता है, जब शॉर्ट होती है कोई चीज़ तो उनके बीच का पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी ख़त्म हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आइडियली इनफाइनाइट करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि आर ज़ीरो हो गया। ये चीज़ लेकिन होगी कब, आइडियली होगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ केवीएल को वायलेट करती है, ठीक है ना। ये केवीएल को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक। तो अब प्रैक्टिकली क्या होता है ये भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकली हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, ना कि इनफाइनाइट करंट, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, इसमें 20 एम्पियर करंट जा रहा है। जब हमने इसे शॉर्ट किया तो इसके अंदर 20 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। इससे पहले करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लीजिए 0.2 मिली एम्पियर या फिर 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहा हो करंट। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे शॉर्ट किया इसे, आर को ज़ीरो कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, तो जो करंट फ्लो हुई वो इनफाइनाइट ना होकर के हाई वैल्यू यानी कि 20 एम्पियर करंट लगभग फ्लो हो रही है। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। ऐसा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, अब आइडियली पहले बात कर लेते हैं। आइडियली हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट का मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि हम ओपन कर दें सर्किट को। तो ये करंट सोर्स लिया हमने, इसके बीच में हमने इसे ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब क्या हुआ, हमने आर को इनफाइनाइट कर दिया। आर इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, अब ये ओपन है तो करंट तो यहाँ से फ्लो होगी नहीं ऐसे। अगर एक ये सर्किट है और यहाँ से मैं करंट फ्लो कराना चाहूँ तो यहाँ से करंट फ्लो होगी नहीं होगी, अब क्योंकि ये हिस्सा खुला हुआ है। बिल्कुल समझ में आ रही बात आपको, ये हिस्सा मैंने खोल दिया तो करंट तो फ्लो होगी नहीं। तो क्या होगा, आई हो जाएगा ज़ीरो। इस कंडीशन में क्या होता है, जो वी होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन ये भी गलत है, तो ये वॉयलेट कर देता है किसको, केसीएल को। इसलिए ये भी वैलिड नहीं है। आइडियल केस में हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल केस में जाएं फिर अब, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये है सर्किट, फिर से हमने प्रैक्टिकल लिया है सर्किट, ये पूरा सर्किट है, इसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक। हमने इसे ओपन सर्किट कर दिया तो ये पूरी पूरी यहाँ से करंट फ्लो होके वापस चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो आ रही है, ये ओपन सर्किट है। तो क्या हो रहा है, आर इनफाइनाइट हो रहा है, करंट ज़ीरो हो रहा है, लेकिन इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनमें से जो रजिस्टर है आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो वो आया 100 वोल्ट। इनफाइनाइट नहीं हुआ ना, यहाँ पे 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हाई वोल्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी सी बातें हैं टाइम डोमेन की और एस डोमेन की। एस डोमेन का मतलब होता है लाप्लास डोमेन, ठीक है। ये हल्की सी बातें हैं, अगर आप ध्यान रख लेंगे तो सही है, वरना नहीं रखेंगे तो कोई बात है नहीं ऐसी। तो जो टाइम डोमेन होता है उसमें आई टी, वी टी और आर ऐसे दिखता है, वी इक्वल टू आई आर टी, ठीक है, टाइम डोमेन में। अब अगर हम लाप्लास डोमेन में जाएंगे तो इसी को कैसे लिखेंगे, वी एस सीधे इसको लिख देंगे, ये
RIS आ जाएगा। और ये नॉन साइनसोडियल एक्साइटेशन के लिए है केवल। अगर ये मान लीजिए ये DC करंट नहीं है और यहाँ पे बह रहा हो साइनसोडियल करंट, जो ऐसे लिखा हो A साइन ओमेगा T की फॉर्म में, है ना, ये साइन है, यहाँ पे साइन लिखा है SINE साइन, तो A साइन ओमेगा T की फॉर्म में अगर लिखा है तो उस केस में ये चीज़ नहीं होगी। ये सिर्फ नॉन साइनसोडियल की हमने अभी बताई है, आगे हम ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। तो बस यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो अब इंडक्टर को देख लेते हैं। इंडक्टर का मतलब क्या होता है? इंडक्टर का मतलब होता है यदि कोई टर्मिनल है, मान लीजिए ये दो टर्मिनल हैं, इन दोनों के अक्रॉस हमने वोल्टेज V लगाई, ठीक, ये इंडक्टर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वोल्टेज V लगाई, उस समय डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब है अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो DI बाई DT के, तो उस केस में हम उस एलिमेंट को इंडक्टर कहेंगे। देखिए, ठीक। तो इंडक्टर क्या होता है? ये डिज़ाइन किया था स्टोर करने के लिए एनर्जी को इन मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। अगर ये एनर्जी को स्टोर कैसे करता है? ये एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर लेता है। अब हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, अगर एक कंडक्टर है, ऐसे तार है और उसमें करंट बह रहा है, तो उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टी पहले से मौजूद होगी, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसलिए हम इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, देखिए ये वेरी वीक लिखा है, अब इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम इसे नंबर ऑफ टर्न्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब या फिर बना लेते हैं। जैसे हम लोगों का एक तार है, मान लीजिए एक नॉर्मल तार है ऐसा, तो इसके अंदर अगर हम एक करंट फ्लो कराएं तो इसका L होगा, लेकिन ये बहुत कम होगा। वहीं पर ही हम इसी तार को ऐसे करके आपस में लपेट लपेट के लपेट लपेट के लपेट लपेट के लपेट लपेट के बहुत सारे लपेट लगा दें, तो अब इसकी अपेक्षा इसकी लंबाई तो ज़्यादा होगी लपेटे में, घूम घूम के, तो जो इसका L होगा, इस वाले तार का L होगा, वो इस वाले तार से ज़्यादा होगा। यानी कि अगर मान लो इसका L1 है और इसका L2 है, तो L1 जो होगा वो छोटा होगा L2 से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ये, ठीक है। अब इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन वो बहुत वीक है, ऐसे अगर हम तार को मोड़ दें तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो पहला लॉ देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फैराडे का फर्स्ट लॉ जो कहता है वो ये कहता है, अगर फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल है, जैसे ये इस टाइप की कॉइल हो और उसके द्वारा जो फ्लक्स बने वो किसी और कॉइल से लिंक करे और वो वेरी कर रही हो फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो उसके कारण एक EMF इंड्यूस होगा, वो होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, तो जैसे मान लीजिए एक कॉइल है, दूसरी कॉइल ये है, ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है। अब इसके कारण एक फ्लक्स बनेगा, ठीक है, वो इससे लिंक करेगा, ऐसे बार 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 ऐसे बार बार लिंक करता रहेगा फ्लक्स, ठीक है। तो अब जो ये फ्लक्स लिंक कर रहा है, अब जो ये जो फ्लक्स है, ये जो इस कॉइल से लिंक कर रहा है, ये वाली, ये सेकेंडरी कॉइल है, इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, इसके कारण एक EMF बनेगा इस कॉइल में। तो जो ये EMF होगा इसे कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, एक कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फोर्स लाइन को कट करें तो उसके कारण जो EMF इंड्यूस होता है इसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। जैसा कि जनरेटर में होता है। जनरेटर में क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए ऐसे दो मैग्नेट्स लगी होती हैं, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे फ्लक्स बह रहा होता है सिंपली। फिर इनको कट करने के लिए इसके बीच में एक ऐसे करके कंडक्टर पड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर होता है ये इन फ्लक्स लाइंस को जो होता है, ये लाल वाली लाइंस हैं जो ऐसे ऐसे जा रही हैं, उनको काटता है बार बार। जब ये घूमेगा ना, ये गोल गोल, ये काला वाला हिस्सा ऐसे करके बार बार लाल लाल घूमेगा ये। जब ये घूमता है तो जो कंडक्टर्स हैं वो इस फ्लक्स लाइन को काट देते हैं। अब इस फ्लक्स को लाइन को काटेंगे तो इसके अंदर जो ये कंडक्टर है काला वाला, इनके अंदर करंट फ्लो होने लगता है, और ये करंट फ्लो होता है तो इनके अंदर एक ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। जो ईएमएफ होता है उसे कहते हैं हम डायरेक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सेकंड लॉ फैराडे का। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, जो वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है, अब ये देखिए, ये हमारा लिंकेज फ्लक्स होगा टोटल। कैसे, अब एक तार है तो इसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा था ऐसे, उसे तो हमने फाई कहा, लेकिन जब हम एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, मान लीजिए ये टर्न्स जो थे वो एन थे, तो उनके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा एन फाई, ठीक है। तो जो ये फ्लक्स है, अब उसको कहा है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि वी जो इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा फ्लक्स के अंदर वो ये होगा होगा तो v इक्वल टू डी साई बाई डी टी। तो जो साई है वो एन फाई है, तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा था ये लाइन है, इसमें जितनी करंट बहेगी उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्लक्स बनेगा गोल गोल, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि अगर हम एन की बात करें तो उसमें भी तो ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो साई भी होगा, ठीक। तो साई क्या होगा, अब सेकंड क्या कहता है, तो जो साई है वो होगा एल आई के बराबर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब साई की वैल्यू पुट कर देंगे वी के अंदर, यहाँ पे ये v इक्वल टू एल आई बाई डी टी। तो अब दो हैं, ये जो एल है और आई है, दोनों के दोनों कंपोनेंट होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने के लिए, वो हम देखते हैं। तो देखिए, हमने एक बार इसे लिख लिया, एक बार इधर लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, जो एल है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट चेंज करेगा। तो डी आई बाई डी टी तो होगा, लेकिन डी एल बाई जो डी टी है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने डी आई बाई डी टी लिख दिया, आई डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया, और हमने ऊपर निकाला है। तो जो इक्वेशन थर्ड है ये वाली और ये वाली, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं क्योंकि साई इसमें भी है साई इसमें भी है। तो एल आई बाई इक्वल टू एन फाई, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, एन फाई बाई आई। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें एल की वैल्यू मिल गई इंडक्टर की, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर इंडक्टर क्या होता है। व्हेन इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल एयर कोर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये है, आई की वैल्यू हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट कब होती है, मान लीजिए हमने आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे जो है हमारा मटेरियल है वो सैचुरेट कर गया और हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में वो जो इंडक्टर होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। जैसे इंडक्टर
of inductance depend on I magnitude, then the inductor is called non-linear inductor for iron core inductor। देखिए ये हमारा लीनियर है, एयर कोर है, ये नॉन लीनियर है, ये आयरन कोर है। ये आपको बात समझ में आई ना, लीनियर इंडक्टर और नॉन लीनियर इंडक्टर समझ में आ गया। लीनियर इंडक्टर वो इंडक्टर होता है जो करंट की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि करंट की वैल्यू का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाए, ये बढ़ता चला जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू पे, तो क्या होगा, अब मान लीजिए आप करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि फ्लक्स नहीं बढ़ेगा और करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डिपेंड करके आप इस समय इस करंट की पर्टिकुलर वैल्यू पे ये फ्लक्स को बढ़ाना बंद कर देगा। ठीक है ना, तो ये हो गया नॉन लीनियर। और ये ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्राफ जो है इंडक्टर का, ये लीनियर जा रहा है और इसमें नॉन लीनियर जा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब ये एक एनालॉजी है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्यों, क्योंकि आप मेनली जो है काम करते हैं वी आई आर टी ई, इन सब के बीच में काम करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट्स में आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपको एनर्जी पता होगी कि एक चीज़ किससे रिलेटेड है, तो आप याद रख सकते हैं हर एक चीज़ को, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में वी दिया, आई फ्लो हुआ। अब ऐसे ही अगर हम मैग्नेटिक सर्किट में देखें तो क्या है, ये एमएमएफ है, मतलब एमएमएफ क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, जिसके कारण फ्लक्स फ्लो होता है, और आरएल यानी कि रिलेक्टेंस जो है उस फ्लक्स का विरोध करता है। तो अब सिमिलरिटीज देखें, ये देखिए सिमिलरिटीज, जो काम यहाँ वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वही काम एमएमएफ का है हमारा मैग्नेटिक सर्किट में, और जो काम करंट का है एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल, वही काम मैग्नेटिक सर्किट में फाई का है, यानी कि फ्लक्स का है, और जो काम रेजिस्टेंस का है वो यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस का है। देखिए वी ईएमएफ होता है तो एफ एमएमएफ होता है, आई वी बाई आर होता है तो फ्लक्स फाई इक्वल टू एफ बाई आर एल होता है। ऐसे ही आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो यहाँ पर आर एल यानी कि रिलेक्टेंस जो होता है एल बाई म्यू ए होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था अभी ऊपर एल इक्वल टू एन फाई बाई आई होता है। तो अब हम यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक सर्किट है इसको इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू लिखी है हमने एफ बाई आर एल, ये लिख दी। ठीक है, अब हमने एफ की वैल्यू और आर एल की वैल्यू यहाँ से उठाई और इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो एफ जो होता है वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, तो जो करंट और एन से मिलके बना होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स और करंट कितना फ्लो होगा, तो उसके कारण एम एफ बनता है। तो एन बाई आई एफ की जगह रख दिया, आर एल की जगह रो एल बाई ए लिख दिया। ठीक है, और इन सब का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल वैल्यू मिलेगी आपको ये एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इंडक्टर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चनों में हेल्प करेगा आपको। नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाएंगे, दुगना कर दिया जैसे आप पूछ लिया जाएगा आपको नंबर ऑफ टर्न्स को जो है अगर हम दुगना कर दें तो इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एन स्क्वायर है यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम आधा कर दें तो क्या होगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है और बहुत सिंपल हैं, सरल हैं, पेपरों में आती हैं, तो आपको याद भी रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंडक्टर का रिलेशन देख लेते हैं वी और आई के साथ कैसा होता है। अगर एक वी टी है, आई टी है और एल इसमें जुड़ा हुआ है, तो वी टी जो होगा एल डी आई बाई डी टी होगा। अगर हम वैसे उससे ही हम करंट निकालें तो करंट होगा 1/L माइनस इन्फिनिटी से टी वी डी टी। ठीक है, ये फॉर्म भी याद कर सकते हैं आप, ये पॉपुलर है, इससे आप इसे निकाल सकते हैं सीधे। तो अब ये देखते हैं v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ये आपको पता है। ठीक है,
आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर हमने टी लिखा है और यहाँ पे नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? टी लिखने का मतलब है जो आई है वो डिपेंड कर रहा है टी पे, यानी कि आई टी का कंपोनेंट है, ऐसे ही वी टी का कंपोनेंट है। तो अगर समय चेंज होगा यानी कि टाइम चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा और आई भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर हमने टी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर हमने ये बात बताई है। तो अगर हम डी सी का केस लेके चलें तो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी में करें तो i की वैल्यू क्या होगी? i चेंज तो होगा नहीं समय के साथ, तो i एक कांस्टेंट होगा। अगर i कांस्टेंट है तो इस डी आई बाई डी टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यानी कि v जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं कहूँ अगर एल डी आई बाई डी टी वी हमने पढ़ लिया है, अगर मैं इसमें डी आई को फाइनाइट रखूँ, डी टी को ज़ीरो कर दूँ तो क्या होगा? तो v जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो और यहाँ कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो ये ज़ीरो इसके कारण ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है, अगर मैं एक इंडक्टर के अंदर सडन चेंज करूँ करंट का, सडन चेंज का मतलब जो है टी की वैल्यू बहुत कम हो या ज़ीरो ही हो लगभग, तो जो है हमें वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इनफाइनाइट होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो ये केस है, इसका मतलब ये हमें ये बताता है कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। ये चीज़ नीचे लिखी होगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब एनर्जी देख लें क्या होती है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है इंडक्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एब्जॉर्ब होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो हम जो है एनर्जी कहते हैं इंटीग्रेशन होती है टाइम का पावर के लिए। पावर का इंटीग्रेशन अगर टाइम से हम करें, टाइम के सापेक्ष अगर हम पावर को इंटीग्रेट करें तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो P इक्वल टू वी आई होता है, तो हमने वी आई लिख दिया, V की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू ऐसे ही रहने दी। तो डी टी से डी टी कट गया, तो I का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो ये एनर्जी है जो इंडक्टर अपने अक्रॉस सेव करके रखता है। ये चीज़ देख लेते हैं। पावर डिसिपेशन क्या होती है? आइडियल इंडक्टर में ज़ीरो होती है, क्योंकि वो कोई भी पावर को लॉस नहीं करता है, वो क्या कर लेता है, उसे स्टोर कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ये देखिए ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उस इंडक्टर के लिए। अब स्टेडी स्टेट में डीसी के कंडक्टर होगा, तो हमने ऊपर देखा तो वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यही बात लिखी है जो मैंने आपको बताया था, जो सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाती है, वोल्टेज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये है टाइम डोमेन और लाप्लास डोमेन में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको सिग्नल सिस्टम में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। अभी मैंने सिर्फ पर्पज़ के लिए बता दिया कि आपको ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर नहीं भी ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं इसकी अभी फ़िलहाल के लिए, ये आगे मैं आपको बताऊँगा ही जब मैं कभी सिग्नल सिस्टम आपको पढ़ाऊँगा। तो बस आप ये ध्यान रख लीजिए, व्हेन एक्साइटेशन जो होता है नॉन साइनसोइडल होता है, तो जो नेटवर्क होता है उसे एनालाइज किया जाता है बाय टाइम डोमेन और लाप्लास डोमेन। टाइम डोमेन या लाप्लास डोमेन में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्साइटेशन जो होता है वो साइनसोइडल होता है तब उसका एनालाइजेशन कब किया जाता है? फेज़र डोमेन में किया जाता है। फेज़र से मतलब फेज़र डोमेन का मतलब है साइनसोइडल में, मतलब जैसे एंगल दे रखे हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, इसमें कोई एंगल होगा, हो सकता है ये 60 डिग्री का एंगल हो इसमें, तो ऐसे नहीं लिखे होते हैं, एक एंगल 60 और 20 एंगल या 21 एंगल 60 ऐसे करके लिखे होते हैं, तो उसमें उस टाइप के एनालिसिस में। ठीक है, एडवांटेज देख लीजिए, जो एस डोमेन का एडवांटेज होता है यहाँ, अब कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी कि जिसमें डिफरेंशिएशन करना होता है या इंटीग्रेशन करना होता है, उसे हम जब इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एस डोमेन में, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ऐसे इस टाइप से सिंपल इक्वेशन बन जाती है और सिंपल इक्वेशन की तरह हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। वेयर टाइम डोमेन में अगर ये चीज़ होगी तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तब वो चीज़ हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एस डोमेन में उसे ले जाएंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो वो सरल होगा करना। इनिशियल जो कंडीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें कंसीडर कर ली जाती हैं, जबकि टाइम डोमेन एनालिसिस में हमें कंडीशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बस ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में,
और हम देखेंगे आगे KVL KCL नोडल एनालिसिस सब कुछ देखेंगे धीमे धीमे करके। तो अगर आपको ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा वीडियो आने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, तो मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को स्टडी गेम।